260 आए हैं तुम्हारे शिवांश? टोटल क्यों? क्या नहीं बना, क्या नहीं किया? तो नंबर बढ़ाओ। बाकी किसी को खुद बताने का मन है तो बता दें। चलो कल हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया अभी तक? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स एंड एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, एवरीथिंग। फीमेल हमारा कल हो गया था। आज हमको क्या स्टार्ट करना है? हॉर्मोन्स। ठीक है, कल हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स भी पढ़ लिए थे, एनाटॉमी भी पढ़ लिया था। आज हमको हार्मोनल कंट्रोल पढ़ना है। ठीक है, तो ये पहले हम देखेंगे। हेडिंग डालिए, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लो चार्ट बनाइएगा। लिख लिया था, डिलीट हो गया। ट्यूटरी तक लिख लिया था। एंटीरियर लिख दिया पूरा वापस। ये एक फ्लो चार्ट है रफ फिलहाल, अभी हमको इसकी डिटेलिंग पढ़नी है। ठीक है, तो इन शॉर्ट क्या होता है? सबसे पहले हाइपोथैलेमस रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के एंटीरियर पार्ट पे स्टिमुलेशन कॉज करता है और रिलीज करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिस्पेक्टिवली क्या करते हैं सेपरेटली, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर ये दोनों मिल करके ओवरी पे काम करते हैं। और ओवरी पे क्या इफेक्ट डालते हैं? उनके फॉलिक्यूल्स ग्रोथ में, हार्मोनल सिक्रीशन में एंड ओव्यूलेशन में। ठीक है,
चलिए हो गया। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे पिट्यूटरी से भी। ग्लैंड, इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या रिलीज करी थी पिट्यूटरी? एफएसएच एंड एलएच, ठीक है। लिखो एलएच, लिखो एफएसएच। अंजनी, एलएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग। और खुशबू एफएसएच का क्या होता है? ठीक है। चलिए अब लिखिए, ये एफएसएच क्या करता है? एफएसएच सबसे पहला काम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। सेकेंड, डेवलपमेंट ऑफ ओवम। डेवलपमेंट ऑफ ओवम, फिर oocyte। ओवियन follicle produce क्या? Ovarian follicle produce estrogen. 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 Induces दूसरा बना लो, फिर समझा रही हूँ।
लिख लिया? चलिए समझेंगे। स्टार्ट करें? चलिए। मेंटेन एंडोमेट्रियल लाइनिंग। चलिए, अब क्या होता है, अभी मैंने पढ़ा आप लोगों को कि हाइपोथैलेमस जो है, ये वाला चार्ट समझ में आया है ना? इसके बाद अब पिट्यूटरी में क्या हो रहा है, ये मास्टर ग्लैंड है ना? किसके इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी जो है हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करेगी? पिट्यूटरी किसके इन्फ्लुएंस में हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगी? किसके इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी हार्मोन बनाना स्टार्ट करेगी? GnRH। और कौन सा हार्मोन बनाएगी? देखना पड़ रहा है पीछे। कौन सा हार्मोन बनाएगी पिट्यूटरी? है ना? ठीक है, FSH एंड LH। अब इनका रिस्पेक्टिव रोल क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं पढ़ाई है ना? तो अभी चलो, LH क्या करता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूशियम का फॉर्मेशन करती है। कॉर्पस ल्यूशियम क्या होती है? ये भी हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूशियम कौन करा रहा है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। और ये कॉर्पस ल्यूशियम प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरोन। अभी याद रहेगा, LH बना रहा है कॉर्पस ल्यूशियम। डायरेक्ट क्वेश्चन, which hormone cause formation of corpus luteum? तो कौन कराता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। एंड व्हाट डज कॉर्पस ल्यूशियम सिक्रीट? प्रोजेस्टेरोन। क्लियर हुआ? अब ये प्रोजेस्टेरोन जो कॉर्पस ल्यूशियम बना रहा है, ये क्या काम करता है? पहला, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है जो मेंसेस में क्या होती है कि शेड आउट होती है, तो वो शेड आउट ना हो, मेंटेन रहे, प्रेगनेंसी के लिए रेडी रहे, ये कौन करा रहा है? प्रोजेस्टेरोन। एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो है कौन प्रिपेयर कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। और दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी। और प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है? दो चीजें समझ में आई। तो जहां भी ये आए कि एक्चुअली जब फर्टिलाइजेशन के लिए प्रिपरेशन करना, ये डायरेक्टली कौन करा रहा है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है? अब एक चीज और देखिए, यहां पर समझिएगा, जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा ना, तो ये लाइन का मतलब क्या है? जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहेगा तो ये GnRH के बनने को रोकेगा। GnRH स्टार्टिंग है ना, हाइपोथैलेमस GnRH बनाता है, उसी से सारी साइकिल स्टार्ट हुई। पर जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है तो ये एक तरीके से GnRH का ऑफ स्विच है। जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो GnRH जो है रिलीज होना, अब वो बंद होगा तो डायरेक्टली सब कुछ बंद हो जाएगा, एक के बाद एक LH FSH ऐसे करके, है ना? समझ में आया था? अब हम देखेंगे अबाउट FSH। FSH में क्या हो रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से बता रहा है, इट विल बी रिलेटेड टू फॉलिकल्स। अभी क्या कर रहा है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट और उनका ग्रोथ, है ना? फिर जो फॉलिकल के अंदर ओवम है, oocyte है, उसका डेवलपमेंट, ठीक है? एंड एट द एंड ओवेरियन फॉलिकल प्रोड्यूस, ओवेरियन फॉलिकल्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसको कहते हैं ईस्ट्रोजन। और ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? देखिए, ईस्ट्रोजन जो है इंड्यूस कर रहा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल। फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट कौन कराता है? अब ये जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है ओवेरियन फॉलिकल, ये किसके, कौन उससे प्रोड्यूस करा रहा है? FSH, ठीक है? तो ओवेरियन फॉलिकल जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस कर रही है, कौन करवा रहा है? अब कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एक एक जन सब बताओ, फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अंजलि हैं? एक एक बताओ, तुम बताओ। चलो तुम बताओ सबसे पहले। क्वेश्चन नहीं समझ रही, क्या लिखा है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मैंने पार्ट्स नहीं पूछे हैं। तो क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल में? कब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स फीमेल्स में डेवलप होने स्टार्ट होते हैं? हैं? आफ्टर प्यूबर्टी, ये बोल सकते हैं ना? अब किसी की 14, किसी की 15, ये तो नहीं बोलेंगे आफ्टर प्यूबर्टी, है ना? तो क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ फीमेल्स में? क्या क्या होते हैं? कल पढ़ाया था ना? हाँ, वॉइस कैसी हो जाती है? हाई पिच्ड फेमाइन वॉइस, है ना? पिच हाई हो जाती है। और मेल्स में कैसी हो जाती है? ब्रॉड। मेल की आवाज भारी हो जाती है और फीमेल की आवाज और पतली हो जाती है, ठीक है? चलो एक तुम बताओ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल का। यही है, कोई और बताओ। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट।
हाँ, और मेल का बताओ एक। pubic hairs। तो सेम फीमेल्स में भी होती है प्यूबिक हेयर की ग्रोथ। और क्या होता है, मैन की बॉडी कैसी हो जाती है, मस्कुलाइन, ब्रॉड शोल्डर्स, है ना, मस्कुलाइन बॉडी। फीमेल की कैसी हो जाती है, ब्रॉडर पेल्विस, पेल्विक एरिया फीमेल का ब्रॉड होने लगेगा और मेल का शोल्डर ब्रॉड होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने पढ़ाया था ना सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वही सब इसमें, वो सब किसके इन्फ्लुएंस में होंगे, ईस्ट्रोजन के। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझिएगा। अब जैसे मैंने अभी ऑफ स्विच बताया, तो ये ऑफ ऑन स्विच क्या है, देखिए, ईस्ट्रोजन फीडबैक, ईस्ट्रोजन feedback and progesterone negative feedback, estrogen feedback and progesterone negative feedback। स्टार्ट करें, चलिए। ईस्ट्रोजन क्या करता है, ईस्ट्रोजन स्टिम्युलेट GnRH। ईस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या होता है, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को स्टिम्युलेट करता है। स्टिम्युलेट मतलब उसका प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ऑन करेगा, जो भी कहें आप, है ना। और प्रोजेस्टेरॉन क्या कर रहे हैं, लिखिए, हाई प्रोजेस्टेरॉन will inhibit GnRH, which in turn inhibit FSH and LH, और अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन भी क्या हो जाएगा, बंद। This will inhibit further progesterone प्रोडक्शन। तो ऑफ स्विच है हमारा प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑन स्विच है ईस्ट्रोजन। ठीक है, जब बॉडी में ईस्ट्रोजन रिलीज होगा ज्यादा, तो ये जीएनआरएच को, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ऑन करेगा, है ना। और जब प्रोजेस्टेरॉन, अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये चीज समझोगे कि कब ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, जब प्रोजेस्टेरॉन हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बॉडी में हाई होता है, प्रोजेस्टेरॉन कौन बना रहा है डायरेक्टली, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूशियम, है ना। कॉर्पस ल्यूशियम जो है प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, ये जीएनआरएच को स्विच ऑफ कर देगा। अब जीएनआरएच ऑफ हो गया तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएचएस और एफएसएच भी बनना बंद हो जाएगा। वो दोनों बंद हो जाएंगे तो अल्टीमेटली प्रोजेस्टेरॉन भी इनहिबिट हो जाएगा प्रोडक्शन। समझ में आया सबको ये हार्मोनल साइकिल, नहीं समझ में आया, समझ में, ये अच्छे से समझ में आया सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो आपको, क्योंकि बहुत ही मैंने फ्लो चार्ट में समझा, कुछ थ्योरी नहीं पढ़ाई है, तो आपको ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, है ना। एक बार रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस बोलना, हाइपोथैलेमस उसने रिलीज किया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग, क्या रिलीज किया, जिसने स्टिमुलेट किया, जीएनआरएच ने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को जाकर, एंटीरियर पिट्यूटरी ने सीक्रेट किया, ठीक है। एफएसएच जाकर काम करेगा, एफएसएच जाके काम करेगा ओवरी की, ओवरी में, और क्या करेगा, ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट करेगा, ओवेरियन फॉलिकल के अंदर जो oocyte है उसका डेवलपमेंट करेगा और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन क्या क्या करेगा, ठीक है, और ये ईस्ट्रोजन फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करेंगे। अब आते हैं हम लोग एलएच पे। एलएच क्या कर रहा है, कॉर्पस लूशियम का प्रोडक्शन करेगा, जो कि फर्दर प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करेगी। प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करने में हेल्प करेगा, प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को रेडी करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब हाई प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो ये फर्दर जीएनआरएच का लेवल वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्यों, जब हमारे यहाँ
ग्राउंड की टंकी होती है और एक छत की टंकी होती है। जब छत की टंकी भर जाती है, जब हमें पता है हमें और पानी नहीं चाहिए, तो हम स्विच ऑफ करते हैं। वैसे जब बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी हो गया है, अब हमको पता ही और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए, तो उसको ऑफ करना पड़ेगा। तो ऑफ स्विच कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ऑफ स्विच क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। चलिए, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। चलो, देखा आपने, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच एंड पिट्यूटरी के एफएसएच एलएसएच, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूशियम से बन रहा है और ईस्ट्रोजन अपना काम कर रहा है। ठीक है, ये हमने कर लिया है। ऐसे जनरल नॉलेज के लिए देखिए क्या लिखा है। द लॉन्ग टर्म हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और सन रेज कैन कॉज म्यूटेशन। बहुत लंबे समय तक स्मोकिंग करने से और सन रेज के कंटिन्यूस एक्सपोजर से म्यूटेशन होता है। हमने पढ़ा था ना, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, फायदेमंद भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब फायदेमंद भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब नुकसान भी कर सकता है। इफ म्यूटेशन इज कॉज्ड इन जर्म सेल, अगर जर्म सेल में, जर्म सेल पता है ना, सेक्स सेल्स में अगर हो गया म्यूटेशन, इट कैन बी पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हमने पढ़ा ना, सोमैटिक सेल में होता है तो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट तक रहता है, वो पास भी नहीं होता। पर जर्म सेल्स में होता है तो फुल ऑर्गेनिज्म उससे क्या कहते हैं, अफेक्ट करता है, और फिर ये पास ऑन भी हो जाता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज दीज जर्म सेल्स इवेंचुअली प्रोड्यूस द गैमेट। क्योंकि ये जर्म सेल में अगर म्यूटेशन होगा तो इनका आगे चल के काम क्या है? गैमेट प्रोड्यूस करना। तो जब गैमेट प्रोड्यूस होगा तो ये फर्दर आगे की जनरेशन में ये म्यूटेशन पास हो जाएगा। हेडिंग डालिए oogenesis, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, oogenesis। अरे उसके वो नहीं लिखा है मैंने। ये कर लोगे ना, ईस्ट्रोजन क्या करते हैं? चेंज इन वॉइसेस, डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ड्रेस बॉडी हेयर, pubic hair, वाइडनिंग ऑफ पेल्विक, डिपोजिशन ऑफ फैट इन द थाई एंड बॉडी। ये कर लोगे, ये लिख लेना। ठीक है, ये सारे जो फीचर्स हैं, या इसकी फोटो ले लो, ये लिख लेना। ठीक है, हो गया? हेडिंग डालिए oogenesis। चलो देखो क्या लिखा है, oogenesis का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट। मैच्योर फीमेल गैमेट का बनना ड्यूरिंग प्यूबर्टी कहलाता है oogenesis। ठीक है, सिर्फ क्या कहते हैं, ये मैच्योर क्यों कह रहे हैं, अभी आप समझोगे कि कितने टाइम तक, प्यूबर्टी के पहले तक ये जो फॉलिकल्स रहती हैं इमेच्योर रहते हैं, फिर कैसे मियोसिस माइटोसिस होता है, फिर ये मैच्योर होते हैं। ये साइकिल अभी हम पूरी पढ़ेंगे। पर oogenesis इन शॉर्ट क्या है? मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल प्यूबर्टी के टाइम बनने को हम क्या कहते हैं? oogenesis। oogenesis की डेफिनेशन लिखिए। हो गया? अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एक एक लाइन समझिएगा क्योंकि हर लाइन इंपॉर्टेंट है। ओवर डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो। अब हमने बात किया था कि फीमेल्स के जो गैमेट्स होते हैं, जो ओवा होता है, ये जब वो अपनी मदर के वूम में रहती है तभी डेवलप हो जाता है, पर प्रॉपर नहीं डेवलप होता, मतलब बन जाता है। ठीक है, पर मेल्स में गैमेट फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? एट प्यूबर्टी। जब मेल्स प्यूबर्टी पे पहुंचते हैं तभी गैमेट्स बनना, स्पर्म्स बनना स्टार्ट होते हैं। पर फीमेल्स के गैमेट जो हैं, ये जब वो अपनी मदर की वूम में रहती है तभी बनना स्टार्ट हो जाता है। फंक्शनल नहीं रहता पर बन जाता है। ठीक है, मतलब हाफ रेडी हो जाता है, बाकी काम प्यूबर्टी पे होता है। oogenesis start during embryonic stage। फीमेल्स में, एमसीक्यू का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
फीमेल्स में oogenesis कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक, ठीक है। कल जो मैंने पढ़ाया था उसको लिखा क्यों? बहुत ज्यादा पढ़ा दिया था क्या है? तुम लोग लिख नहीं रहे हो, एक दिन का होगा फिर दूसरे दिन का लिख नहीं पाओगे, लिख लेना बाकी, ठीक है। oogenesis स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इन फीमेल, है ना, फीमेल्स में। मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल्स आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी बाय माइटोसिस। अब ये बताओ जल्दी से मुझे, माइटोसिस कौन सा डिवीजन होता है? इक्वेशनल, रिडक्शनल की एडिशनल? सेम, अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड। तो क्या होगा इसका मतलब? तो सेम मतलब इक्वेशनल होता है ना, इक्वल। तुम्हारे हिसाब से पक्का? और मियोसिस? मियोसिस 2 टाइप का होता है, एक मियोसिस कौन सा होता है? दो टाइप होते हैं, तो कौन सा होता है इनमें से? मियोसिस इक्वेशनल होता है, एडिशनल होता है कि रिडक्शनल होता है? ये उसके दो टाइप हैं, है ना। क्या है वो दो टाइप? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन दोनों में से कौन सा क्या है? मियोसिस 1 क्या होता है? फर्स्ट होता है रिडक्शनल, सेकंड होता है इक्वेशनल। वेरी गुड। उसने नहीं स्टार्ट पढ़ा है मेरे से सेल डिवीजन, तुमने पढ़ा है, तुमने पढ़ लिया? नहीं मतलब उस दिन आपने इंडिया पढ़ाया उस दिन आपने अगर पढ़ाया तुमको था, क्यों नहीं याद? तुम तो कितनी बार पढ़ चुके हो, मैं सामने भी पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो भी देख चुके हो गए, उस दिन भी पढ़ा है, तो तुम्हें क्यों नहीं याद रह रहा? अब भूलना नहीं, अब तो 2-4 महीने बाद एग्जाम है, अब तो याद रख लेना है ना। अब भूलने का टाइम नहीं है। तो यहाँ क्या है? माइटोसिस मतलब कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल। माइटोसिस में सिर्फ डिफरेंशिएशन होता है, 2 का 4, 4 का, ऐसे डिवाइड होंगे बहुत सारे, मल्टीपल ऑफ उसका डिवीजन हो जाएगा, उसके जैसे बन जाएंगे, पर उसकी जो स्टेट रहेगी वो कैसी रहेगी? सेम। अगर हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड, डिप्लॉइड है तो, ठीक है। सिर्फ उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएशन है, एक चीज का बहुत सारा बनना, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल एम्ब्रियो में बन रही है, आर फॉर्म्ड इन ईच ओवरी बाय माइटोसिस, ठीक है। कौन बन रहा है? गैमेट मदर सेल। फीमेल की मदर की जब वो वूम में है तभी बन गई, ठीक है। नो मोर oogonia आर फॉर्म और एडेड आफ्टर बर्थ। जितना जब वो अपनी मदर के मतलब जब फीमेल एम्ब्रियोनिक स्टेज में है उस टाइम जितने oogonia गैमेट मदर सेल बन गए, उसके बाद बर्थ में नहीं बनेंगे। जिसमें 2 लाख बन गए उनके 2 लाख बन गए, जिनके 3 लाख बन गए उनके 3 लाख बन गए, जिसके 1 लाख बन गए उसके 1 लाख बन गए। आफ्टर बर्थ फीमेल में और oogonia नहीं ऐड होते, है ना। और मेल में जैसे यहाँ फीमेल में oogonia है, वैसे मेल में क्या था सबसे फर्स्ट वाला? स्पर्मेटो। अब याद रखो, oogonia, स्पर्मेटो, और स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बनता था? स्पर्मेट। और स्पर्मेटेड किससे बनता था? हाँ, ये प्रोसेस से बनता था, मतलब कि स्पर्म मदर सेल एक तरीके से, है ना, गैमेट फॉर्मिंग सेल। और एंड वाला जो था हमारा, जो उसको क्या कहते थे? स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है। वैसे यहाँ पर oogonia फीमेल्स में कब बन गए हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब पैदा होने के बाद फीमेल के oogonia ऐड नहीं होंगे। That means a baby girl already has all these cells that will become over before she comes out of the womb. वो अपनी मदर के वूम से आने के पहले ही उसके अंदर जितना हुआ है वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज गैमेट मदर सेल oogonia अंडरगो फर्स्ट, अब यहीं से समझना है, देखिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही गैमेट मदर सेल जो है, जिसको oogonia भी कह रहे हैं, है ना, अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक मतलब इक्वेशनल, बस नंबर बढ़ेंगे, है ना। मियोटिक मतलब अभी अगर oogonia 2n है तो अभी उसके बाद भी कैसा रहेगा? ठीक है, 2n है तो 2n ही रहेगा, उसकी हिप्लॉइड से डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड, ठीक है। meiotic division but get arrest at the prophase 1 and are called as primary oocytes। अब देखो हमने पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे फेजेस होते थे, फिर तो पूरा कंप्लीट होता था सेल डिवीजन। पर यहाँ क्या हो रहा है? oogonia या गैमेट मदर सेल
एम्ब्रियो में मियोसिस माइटोसिस स्टार्ट हो गया है, पर कहाँ रुक गई है? प्रोफेज 1 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो अगर पूछा जाए कि oogonia, ये फीमेल जो गैमेट है बिफोर प्यूबर्टी किस स्टेज पे आके रुक जाते हैं, तो क्या होगा? माइटोसिस का प्रोफेज 1। किसमें रुकते हैं? माइटोसिस का प्रोफेज 1। कुछ दिक्कत हो रही है ना? तो एरेस्ट स्टेज, एरेस्ट मतलब कुछ आके रुक जाना, तो एरेस्ट स्टेज फीमेल फॉलिकल की कौन सी है? ऑफ माइटोसिस। ठीक है, oogonia माइटोसिस के प्रोफेज 1 में आके एरेस्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लो, कहीं पर ऊपर लिख दो, एरेस्ट स्टेज कौन सी होती है? प्रोफेज 1। अब ये हमारा oogonia भी कहाँ से आया है, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊं। चलो स्टार्ट करो। प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। यहाँ तक ये लिख लिया क्या? लिख लिया? इसके आगे बस एक चीज ऐड कर लेना।
ये आपको समझ में है? एक जर्म सेल थी, मदर सेल, उसने यूगोनिया बनाया डिफरेंशिएशन से। इसके बाद माइटोसिस हुआ तो मिलियंस ऑफ जर्म सेल बनी। अब उनमें फिर माइटोसिस हुआ तो प्राइमरी oocyte बना, जो कि अभी भी 2n, क्योंकि माइटोसिस हो रहा है, मियोसिस नहीं हो रहा। और ये माइटोसिस जो है प्रोफेज 1 में आके रुक जाता है। तो जो उसकी क्या रहते हैं, प्लॉइडी रहती है, वो क्या रहती है 2n की 2n। एक चीज यहाँ पर गलत है, यहाँ पर ये इसमें कंफ्यूजन है। जब जर्म सेल, मतलब एक जर्म सेल से मिलियन ऑफ ओगोनिया बनाना है, ओगोनिया बनने तक माइटोसिस हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया माइटोसिस एक तरीके का डिफरेंशिएशन है, मतलब किसी चीज का नंबर बढ़ाना है तो माइटोसिस हो रहा है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 4 का 16, 32 ऐसे हो गया। और जब मिलियंस ऑफ ओगोनिया बन गए हैं तो प्राइमरी oocyte बनने के लिए इसमें माइटोसिस नहीं, मियोसिस हो रहा है। क्या हो रहा है? मियोसिस। मियोसिस मतलब क्या होगा? अब 2n से क्या होगा? n होगा। पर अभी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये मियोसिस अभी प्रोफेज 1 में ही रुक गया। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज बचा है। जब ये पूरा फेज कवर कर लेता तब तो इक्वेशनल डिवीजन होता, तब तो ये 2n से n होता। तो अभी ये मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में ही रुक गया है। कौन? oogonia से प्राइमरी oocyte का बनना। और इस स्टेज में हमारे प्राइमरी oocyte रुक जाते हैं। अब ये मियोसिस स्टार्ट कब होगा? प्यूबर्टी पे। तब ये 2n से क्या बन जाएगा? वो क्या होगा अभी मैं बताऊंगी। अब आपको ये समझ में आया कि प्राइमरी oocyte कैसे बन रहा है? आप कहेंगे मियोसिस के प्रोफेज 1 में ही अरेस्ट हो गया प्राइमरी oocyte। ठीक है? मैं सोची थी कुछ मैं गलत लिख दी थी इसमें। चलो चले आगे। चलो चलो पहले यहाँ तक की पिक्चर क्लियर होना चाहिए, तभी हमको आगे समझ में आएगा। ये बताइए सबसे पहले, दीपक ये बताओ, फीमेल्स में जो गैमेट होते हैं वो कहाँ कब बनते हैं? गैमेट्स नहीं, उनके जो जर्म्स वो होते हैं, जैसे ओवा, ये मतलब प्रोडक्शन कब स्टार्ट हो जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, है ना। अब एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले क्या होता है? माइटोसिस होता है कि मियोसिस? पहले माइटोसिस होता है, उससे मिलियंस ऑफ मदर सेल बन गई, मदर जर्म सेल, जिसको हम क्या कह रहे हैं? ऊगोनिया, है ना। ऊगोनिया, ठीक है। अब ये ऊगोनिया किसमें कन्वर्ट होंगे? प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में ये कब तक रहेंगे? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी तक ये किस फॉर्म में रहेंगे? प्यूबर्टी तक ये किस फॉर्म में रहेंगे? प्राइमरी oocyte के फॉर्म में रहेंगे। और ये इस फॉर्म में है, इसमें क्या हुआ? माइटोसिस की मियोसिस? मियोसिस हुआ। पर क्यों इसकी प्लॉइडी हाफ नहीं हुई अगर मियोसिस हुआ तो? क्योंकि ये अरेस्ट हो गया किसमें? प्रोफेज 1 में, एक तरीके से पॉज हो गया, अरेस्ट हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब हेडिंग डालिए। अब हम पढ़ेंगे
oogenesis हो गया। folliculogenesis क्या होता है लिखिए, folliculogenesis process of formation of follicles in ovary, process of formation of follicles in ovary, formation of follicles in ovary। अब देखो, अब हम ओवरी पे आ गए हैं, ठीक है। अब ओवरी में फॉलिकल्स ना अलग अलग स्टेज में होते हैं, मतलब हमेशा एक ही तरीके का नहीं रहता। पहले होता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल्स, देन सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्शियरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल्स में से एक्चुअली हमारा मेन मैच्योर ओवा निकल के रिलीज होता है ओव्यूलेशन के टाइम। समझ में? एक तरीके से आप मान लो ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस से पास होने के बाद ही बच्चा नीड दे पाएगा, है ना। वैसे ही ओव्यूलेशन है, फॉलिकल के अंदर क्या ट्रैप रहता है, ओवा, है ना। अब ये ओवा अभी रेडी नहीं है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को नीड देने को क्या कर लेगा, तो उसको रेडी करते हैं हम एक एक क्लास में। तो वो ओवा रिलीज ओव्यूलेशन के लिए पहले पड़ेगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो ओव्यूलेशन के टाइम मेन क्या रहता है, मेन ओव्यूलेशन के टाइम कौन सा रहता है, ग्राफियन फॉलिकल। हमारा मैच्योर ओवा किस में रहता है। अब ये स्टेजेस में क्या क्या हो रहा है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो मैं लिखवा दे रही हूँ क्योंकि आप खुद से नहीं लिखोगे, लिख पाओगे नहीं। हेडिंग डालिए, स्टेजेस ऑफ फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ फॉलिक्यूलर हम किसकी बात कर रहे हैं, ओवरी के अंदर ये फॉलिकल कैसे डेवलप हो रहे हैं इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया? सबसे पहले कैसा रहेगा, फिर ये लिख लिया तुम लोगों ने, तो क्यों नहीं लिखा, हाथ दुख गया तो लिखते लिखते चलो ना जल्दी जल्दी साथ में। मैं लिखवा इसीलिए रही हूँ क्योंकि घर में तुम लोग लिखोगे नहीं है। चलो, प्रीमोर्डियल फॉलिकल क्या है, न्यूली फॉर्म्ड फॉलिकल जो फर्स्ट बन रहा है, ठीक है। प्रीमोर्डियल फॉलिकल क्या है, इट इज न्यूली फॉर्म्ड फॉलिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना। सबसे पहले कौन सा बन रहा है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। इसमें क्या रहता है देखिए, it contain primary oocyte। प्राइमरी oocyte कहां से याद आ रहा है, अरेस्ट हो गए थे प्रोफेस 1 में, है ना। आए हमारे प्राइमरी oocyte, तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल में है हमारे वो अरेस्टेड फॉलिकल्स, ठीक है। चलिए, जो क्या है, प्राइमरी oocyte, इसके अंडरलाइन करो, प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte किस फॉर्म में, 2n, है ना। अभी क्यों है 2n के फॉर्म में, किस स्टेज में, मियोसिस के प्रोफेस 1, ठीक है। बोलते हुए चलो, आपको खुद क्लियर होगा। अब प्राइमरी oocyte कैसा रहता है, तो लिखिए प्राइमरी oocyte के आजू बाजू में रहता है, सराउंडेड बाय
surrounded by Graafian follicles. Single layer of granulosa cells. Single layer of granulosa cells. और ये granulosa cells क्या करती हैं? लिखिए, these granulosa cells nourish and guide oocyte development. हो गया यहाँ तक? पहले ये समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक सब कंफ्यूजिंग ना हो। हमारी फीमेल के एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जब बहुत सारे oogoonias बन गए थे, वो प्राइमरी oocyte वाली स्टेज में अरेस्ट हो गए थे मियोसिस की प्रोफेज 1 में। अब ओवरी पे आते हैं हम। ओवरी में 5 तरीके के फॉलिकल्स हमको देखने मिलते हैं ओव्यूलेशन के पहले। पहला है प्रीमोडियल फॉलिकल। ये फर्स्ट फॉर्म न्यूली फॉर्म फॉलिकल है, एक तरीके से फर्स्ट रूम है जिसके अंदर क्या रहेगा? प्राइमरी oocyte। अभी प्राइमरी oocyte 2n की स्टेज में है क्योंकि अरेस्टेड है इन प्रोफेज 1। अब ये प्राइमरी oocyte के आजू बाजू में फ्लैटेंड लेयर रहती है सेल की, सिंगल, जिसको कहते हैं ग्रैन्युलोसा सेल। क्या कहते हैं? एक ही लेयर है oocyte के आजू बाजू, सिर्फ एक सेल की लेयर है, पतली पतली फ्लैटेड, जिसको कह रहे हैं ग्रैन्युलोसा सेल। और ये ग्रैन्युलोसा सेल क्या करती है? इस oocyte को नरिश करेंगी और गाइड करेंगी डेवलपमेंट में। ठीक है, इसकी कोच है। पीछे अगर इसका डायग्राम बनाओ, ये देखिए, एक लेयर की ग्रैन्युलोसा सेल और अंदर है प्राइमरी oocyte। क्लियर हुआ? ठीक है, ऐसे रफ में बना लो, ऐसे करके, और उसके आजू बाजू इस तरीके की एक लेयर ऑफ सेल बना लो। ये क्या है हमारा? प्रीमोडियल। तो अगर पूछा जाए एमसीक्यू में, इन प्रीमोडियल फॉलिकल हाउ मेनी लेयर्स ऑफ सराउंडिंग सेल्स या ग्रैन्युलोसा सेल या फ्लैटेंड सेल्स आर प्रेजेंट, तो कितनी? ये डिफरेंशिएशन है। कैसे? प्रीमोडियल में सिर्फ एक लेयर मिल रही है। ठीक है, ये कर लिया। अब आइए हमारे प्राइमरी फॉलिकल में। अब ये प्रीमोडियल फॉलिकल जो है, इसमें होगा स्टिम्युलेशन। ये स्टिम्युलेशन मतलब इसको स्टिम्युलेशन से बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल किससे बना है? प्रीमोडियल फॉलिकल से। ठीक है, पहला पॉइंट यही है, फॉर्म फ्रॉम प्रीमोडियल फॉलिकल। ये किससे बनता है? फॉर्म फ्रॉम, किससे बना है प्राइमरी फॉलिकल? प्रीमोडियल फॉलिकल से बना है। ठीक है, इसके अंदर भी क्या रहेगा अगर ये प्रीमोडियल फॉलिकल से बना है तो? प्राइमरी oocyte। अब यहाँ प्राइमरी oocyte किससे सराउंडेड रहता है? प्राइमरी oocyte सराउंडेड ग्रैन्युलोसा सेल्स जो कि होती है क्यूबॉइडल। हो गया। अब यहाँ प्राइमरी oocyte में होगा स्टिम्युलेशन और फॉर्म होगा सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जो है फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बना है प्राइमरी oocyte से।
यहीं से लिखिए, ये प्राइमरी फॉलिकल पे थे हम कि हम सेकेंडरी पे थे? सेकेंडरी। ये लिख दो उसके सामने बस, प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैन्युलोसा सेल जब उसमें मिल जाती है तो बनाती है प्राइमरी फॉलिकल। यहां तक अभी किसी क्या ग्रैन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट है ना? आप देखिएगा यहाँ ये लाइन लिख ली ना कि प्राइमरी जो है सेकेंडरी से बनता है। सेकेंडरी में आपको क्या नई चीज दिखेगी? जैसे ही मेच्योर होता है एक एनवलप किसके सराउंडिंग में आ जाता है? ग्रैन्युलोसा सेल के, जिसको कह रहे हैं थीका। ठीक है, तो लिखिए सेकेंडरी फॉलिकल में विथ मैच्योरेशन an envelope develop around granulosa cell called theca. With maturation an envelope या फिर sheet develop around granulosa cell called theca. ठीक है, theca develop around granulosa cell। तो अगर बोला जाए क्वेश्चन में एट विच स्टेज इन फॉलिकल्स या फिर इन विच फॉलिकल यू फाइंड थीका, तो सेकेंडरी, यही सब एमसीक्यू आएंगे। तो हमको थीका कौन सी स्टेज में मिल रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल में हमको थीका मिल रहा है। अब ये थीका ना दो में डिवाइडेड है, तो लिखिए थीका डिफरेंशिएट इनटू दो में, आउटर एंड इंटरनल, दैट इज थीका इंटरनल एंड थीका एक्सटर्नल। थीका इंटरनल एंड थीका एक्सटर्नल। थीका इंटरना बनाती है ईस्ट्रोजन, सिक्रीट ईस्ट्रोजन, एंड थीका एक्सटर्ना क्या करती है? ये बनती है मेड अप ऑफ स्ट्रोमल सेल्स एंड कोलेजन। तो अब मेन हमने सेकेंडरी फॉलिकल में देखा है कि यहाँ ग्रैन्युलोसा सेल के सराउंडिंग में थीका नाम की शीट डेवलप हो गई है। ये थीका दो में डिवाइडेड है, इंटरना एंड एक्सटर्ना। इंटरना वाली बना रही ईस्ट्रोजन और एक्सटर्ना वाली किससे बनती है? बनती है फाइब्रस स्ट्रोमल सेल एंड फाइब्रस शीट्स। या ठीक है, चलिए यहाँ तो समझ में आया। अब ऑब्वियसली टर्शियरी जो है हमारा किससे बनेगा? सेकेंडरी से। तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर लिखिए formed from secondary follicle। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इन टर्शियरी फॉलिकल में एक चीज होती है, क्या होती है वो? लिखो फ्लूइड फिल्ड कैविटी। मतलब यहाँ एक एरिया है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, जिस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। जिस कैविटी को हम कहते हैं एंट्रम। तो टर्शियरी फॉलिकल में हमको एक फ्लूइड वाटरी फिल्ड कैविटी मिलेगी जिसको हम कहते हैं एंट्रम। अब एंट्रम है की फीचर ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में हमको थीका मिलता है, टर्शियरी फॉलिकल में हमको एंट्रम मिलता है। एंट्रम क्या है? एक ऐसी जगह है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, चलिए अब लिखिए ग्राफियन फॉलिकल। ऑब्वियसली किससे बनेगा? टर्शियरी फॉलिकल से बनेगा। ग्राफियन फॉलिकल किससे बना है? टर्शियरी फॉलिकल बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है? देखिए
फुल्ली मैच्योर्ड फॉलिकल। तो सबसे ज्यादा मैच्योर्ड फॉर्म का फॉलिकल कौन सा है? ग्राफियन फॉलिकल। यही रप्चर होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। रप्चर ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। जब फीमेल्स में ओव्यूलेशन होता है तो ओवा किस फॉलिकल से बाहर आता है? ग्राफियन फॉलिकल से। अभी ग्राफियन फॉलिकल के अगर साइज की बात करें तो इसका डायमीटर होता है लगभग 2 to 2.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट समझाने वाली हूँ। ये सब चीजें प्यूबर्टी में चालू हो रही हैं कि हम ओवरी की बात कर रहे हैं, है ना। ये फॉलिकल सब डेवलप होते हैं कब? प्यूबर्टी में। पहले तो ये प्रीमोडियल फॉलिकल प्राइमरी oocyte के फॉर्म में अरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। अब ये सब हो रहा है प्यूबर्टी में, साइकिल जब हो रही है ओवरी के अंदर। ये प्रीमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन, ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पे ओव्यूलेशन कराएगा। जब एलेक्स सर्ज होगा, ओवा बाहर होगा, फिर उसका जो भी फेट रहे, चाहे फर्टिलाइजेशन हो चाहे मेंसेस के थ्रू बाहर आ जाए। यहाँ तक समझ में आया? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सोच समझिएगा, हमने अभी तक कहाँ पर है? मियोसिस 1 की प्रोफेज में अटके हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है प्यूबर्टी में? लिखिए, एकदम डब्बे में लिखना है, एट प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी ड्यूरिंग प्यूबर्टी में क्या होता है? प्राइमरी oocyte जो है ये कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट मियोसिस 1, ठीक है। प्राइमरी oocyte ने प्यूबर्टी में पहुंच के अपना मियोसिस 1 कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट कर लिया है मतलब अब जो सेकेंडरी oocyte है ये कैसा होगा? एन, क्योंकि मियोसिस 1 ही तो रिडक्शनल डिवीजन है अभी। अब सेकेंडरी oocyte कैसा हो गया? एन, ठीक है। जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होता है दो चीज बनती है, तो सेकेंडरी oocyte जो कि कैसा है? एन, और फर्स्ट पोलर बॉडी। ये दो चीज बनती है जब मियोसिस 1 होता है। क्या? एक तो सेकेंडरी oocyte जो कि अब एन हो चुका है क्योंकि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट होता है दिस स्टार्ट मियोसिस 1 के बाद क्या होगा? मियोसिस 2। सेकेंडरी oocyte में स्टार्ट होता है मियोसिस 2, पर ये जैसे ही स्टार्ट होता है यहां पर प्यूबर्टी में दिस अरेस्ट एट मेटाफेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना है। तो पहला जो अरेस्ट हुआ था वो था प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। अब मियोसिस 2 जब चालू हुआ है तो ये फॉलिकल मेटाफेज 2 में अटक गए हैं, ठीक है। इजली समझिएगा, सबसे पहले मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में अटके थे और मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में, ठीक है। 1 और 2 क्यों है? क्योंकि मियोसिस 1 की सारी स्टेज 1 होंगी और मियोसिस 2 की सारी स्टेज 2 होंगी, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है। अब ये कब वापस स्टार्ट होगा ये अभी हम बात करेंगे, अभी नहीं जाना है। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो है ज्यादातर टाइम क्या हो जाती है? डीजेनरेट। तब इसका ऐसा कोई काम नहीं रहता, ये लेटर जाकर डीजेनरेट हो जाती है, ठीक है। और सेकेंडरी फॉलिकल तो सेकेंडरी oocyte तो आपको पता ही क्या क्या बनेगा ये, है ना। टर्शियरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, इसमें जाकर ओव्यूलेट होगा। ये समझ में आया कौन सी स्टेज में अटक रहा है? इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है।
तो ये बताओ मुझे, कोई जल्दी से समझा दो कि कौन कौन सी मियोसिस की किस किस स्टेज में कहाँ कहाँ फॉलिकल्स या फिर जो हमारे वो है ओवा अटक वो अरेस्ट हो रहा है। सबसे पहले कहाँ हो रहा है? मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 में। ये कब हुआ है? प्यूबर्टी के पहले हो चुका है। फिर प्यूबर्टी पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा और क्या स्टार्ट हो जाएगा? मियोसिस, है ना। और मियोसिस 2 जो है ये कंप्लीट होगा कि नहीं? नहीं, यहाँ पर भी अरेस्ट होगा, यहाँ पर भी बीच में पॉज आएगा। कौन सी फेज में? ठीक है। पर यहाँ तक हमारा जो सेकेंडरी फॉलिकल है, सॉरी सेकेंडरी oocyte है, ये क्या हो चुका है? हैप्लॉइड हो चुका है, 2n से n हो चुका है। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 कौन सा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ग्राफियन फॉलिकल हमने पढ़ा था। ग्राफियन फॉलिकल के नीचे लिखिए ग्राफियन फॉलिकल के अंदर क्या क्या होता है। लिखिए इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल इनसाइड ग्राफियन फॉलिकल membrane formed around secondary oocyte। सेकेंडरी oocyte वाले स्टेज पे है अभी, प्राइमरी सेकेंडरी oocyte बन गया है। अब सेकेंडरी oocyte हमारे ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट है, मैच्योर फॉलिकल के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर जब ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte पहुंचता है तो इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन फॉर्म होती है। क्या फॉर्म होती है? एक मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं कोरोना रेडियाटा। लिखिए CORONA, कोरोना रेडियाटा। कोरोना रेडियाटा। तो कोरोना रेडियाटा कहाँ आ रही है? ग्राफियन फॉलिकल के सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में। ठीक है। देखिए इस तरीके से ये आउटसाइड में एक लेयर फॉर्म हो गई है प्राइमरी oocyte के, जिसको कह रहे हैं कोरोना रेडियाटा। ठीक है। अब इसमें जोना पेलुसिडा नहीं पढ़ा है ना मैंने अभी। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक मेम्ब्रेन बनती है सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग में, जोना पेलुसिडा। और ओव्यूलेशन के पहले, ये मैंने स्किप कर दिया था, ओव्यूलेशन के पहले कोरोना रेडिएटा ओव्यूलेशन के टाइम डेवलप हो रही है, और उसके पहले जो लेयर है वो क्या है? जोना पेलुसिडा। और कोरोना रेडिएटा का काम क्या है? वाइटल प्रोटीन देती है, जो भी जरूरी प्रोटीन रिक्वायर्ड है oocyte के लिए वो उसको प्रोवाइड करती है। तो ग्राफियन फॉलिकल में ही जोना पेलुसिडा भी आ रही है और कोरोना रेडिएटा भी आ रही है। कोरोना रेडिएटा जस्ट ओव्यूलेशन के जब ओवा बाहर जा रहा है उस टाइम पे प्रोड्यूस होगी, उसके पहले वहां क्या रहेगी? जोना पेलुसिडा। और ये कोरोना रेडिएटा जो भी इंपॉर्टेंट एसेंशियल वाइटल प्रोटीन चाहिए है oocyte को, वो उसको देगी। ठीक है। तो दोनों किसके सराउंडिंग में आ रही है? सेकेंडरी जोना पेलुसिडा भी और कोरोना। सिर्फ कोरोना रेडिएटा में डिफरेंस है कि वो कब बन रही है? ओव्यूलेशन के टाइम। ठीक है। चलिए बिफोर ओव्यूलेशन, बस जब ओव्यूलेशन होने वाला रहता है। ये सारे टर्म समझ में आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। अब ओव्यूलेशन में क्या होता है? जब ओव्यूलेशन हो गया, अभी तक तो हम ओव्यूलेशन की पहले तक की बात कर रहे हैं। अब जब ओव्यूलेशन होगा तब क्या होगा? देखिए ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल ये रप्चर होगा, बर्स्ट होगा, है ना। बस मतलब एक कहीं से ओपन हो जाएगा एंड रिलीज द सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte अभी तक उसके अंदर था। तो ये बताइए ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कौन से फॉलिकल में चेंज हुआ है? पहले हमने प्रीमोडियल फॉलिकल पढ़ा था, उसमें क्या था? प्राइमरी फॉलिकल। फिर हमने पढ़ा था प्राइमरी फॉलिकल, उसमें क्या था? प्राइमरी oocyte। फिर हमने पढ़ा था सेकेंडरी फॉलिकल, उसमें भी था प्राइमरी
फिर हमने पढ़ा था टर्शियरी, उसमें क्या हो रहा था, मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट। अच्छा देखो, ये देखो सेकेंडरी oocyte में क्या हो रहा है, मियोसिस 2 स्टार्ट हो रहा है। पर ये कौन से स्टेज में, पढ़ाया नहीं है मैंने, तो पढ़ा दे रही हूँ, याद आ गया ना। टर्शियरी फॉलिकल में, ठीक है। तो ये टर्शियरी फॉलिकल में हमारा क्या हो रहा है, 2n से n आ रहा है, मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी, याद रहेगा। जब आप देखो, आप अभी तो लिख नहीं रहे हो, लिख रहे हो क्या, जब आप जब वीडियो देख के लिखोगे, यही सारे पॉइंट्स हैं जिसको आपको अंडरलाइन करना है, ये पूरा नहीं रीड करना है, ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना है। पर मैं आपको क्वेश्चन भी कराती जा रही हूँ साथ में, कि ग्राफियन फॉलिकल कब आ रहा है, जोना पेलुसिटा कब आ रही है, कोरोना रेडिएटा कब आ रही है, उसका काम क्या है। तो बताइए, 2n से n मतलब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कौन से फॉलिकल में हो रही है, टर्शियरी फॉलिकल। फॉलिकल इज अ घर, और उसके अंदर रहने वाला oocyte इज अ वो मेंबर जो भी रह रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल कहाँ कहाँ है, प्रिमोडियल फॉलिकल में, प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में। टर्शियरी फॉलिकल से क्या स्टार्ट हो जाएगा, मियोसिस 2, और बन जाएगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। और ग्राफियन फॉलिकल में भी क्या है, सेकेंडरी, और जो मियोसिस 2 हुआ है, क्या वो कंप्लीट हुआ है, वो कहां पर अटक गया है, मेटाफेज 2 में, ठीक है। चलो अब लिखिए, ये लाइन लिखी थी सेकेंडरी oocyte वाली, लिखो प्राइमरी फॉलिकल, सॉरी प्राइमरी oocyte कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte इन टर्शियरी फॉलिकल, है ना, जहां पर मियोसिस 2 स्टार्ट हो रही है। चलो चलिए, हो गया, सारे oocyte फॉलिकल्स क्लियर हो गए। अब हम पढ़ेंगे कि अब ये ओवर रिलीज हो गया, अब इसका क्या होगा, ठीक है। सब बोर्ड पे देखें, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, कौन से डे में, साइकिल के कौन से डे पे ओव्यूलेशन होता है, अभी हमने साइकिल नहीं पढ़ी, पर पढ़ाया था मैं 14, और इस टाइम कौन सा हार्मोन सबसे पीक पे रहता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखिए, ग्राफियन फॉलिकल जो हमारा मैच्योर फॉलिकल है, जब ओव्यूलेशन होगा तब ये रप्चर होकर रिलीज करेगा सेकेंडरी oocyte, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवम बाय ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल का ओवम को रिलीज करने को कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। अब देखिए, पोस्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया, इसके बाद क्या होगा, दो चीजें होंगी, या तो वो फर्टिलाइज होगा, या तो फर्टिलाइज, है ना, दो केसेस है। अगर स्पर्म अवेलेबल रहेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो वो डीजेनरेट होगा। अब कैसे होता है देखो, ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म टू कॉर्पस लूशियम, कॉर्पस लूशियम में कौन कन्वर्ट हो रहा है, यही जो ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल था, अब ओव्यूलेशन के बाद ये किस में बन गया, कॉर्पस लूशियम। कॉर्पस लूशियम क्या बना रही थी, कौन सा हार्मोन रिलीज करी थी, प्रोजेस्टेरॉन, मेंटेन द लेयर्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब सुनिएगा, हमारा जो सेकेंडरी oocyte है, ये मियोसिस 2 की मेटाफेज 2 में अटका हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये मेटाफेज 2 में ही रह जाएगी, है ना, क्योंकि मेटाफेज 2 के बाद का प्रोसेस स्टार्ट होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। चलो अब इसे लिखो, फेट, पहले सबसे पहले लिखिए ग्राफियन फॉलिकल, एरो बना के सामने लिखो, एरो बना के सामने लिखो ओव्यूलेशन,
कॉज ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल्स के सामने एरो बनाओ, लिखो क्या करा रही है ये, ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन क्या है, ब्रैकेट में लिखिए, ओव्यूलेशन के बगल में रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, अब लिखिए पोस्ट ओव्यूलेशन, हेडिंग डालिए पोस्ट ओव्यूलेशन। पोस्ट ओव्यूलेशन में लिखिए, लिख लिया, पोस्ट ओव्यूलेशन में लिखो ग्राफियन फॉलिकल, एरो बना के लिखो कन्वर्ट, किसमें हो रही है, कॉर्पस लूशियम। ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो रही है किसमें, कॉर्पस लूशियम में। अब कॉर्पस लूशियम के ब्रैकेट में लिखना प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन के सामने एरो बना के लिखो मेंटेन यूट्राइन लाइन। प्रोजेस्टेरॉन के सामने एरो बना के लिखो मेंटेन यूट्राइन लाइन। क्या नहीं लिख पाए शिवांश, है पोस्ट ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लूशियम, कॉर्पस लूशियम बन रही है, ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस लूशियम। कॉर्पस लूशियम के सामने एरो बना के लिखो सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, और सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन के सामने लिखो मेंटेन यूट्राइन लाइन। अब एक स्टार बना के लाइन लिखो, इफ फर्टिलाइजेशन अकर, if fertilization occur, secondary oocyte complete meiosis 2. If fertilization occur, secondary oocyte complete meiosis 2, फिर इसके सामने एरो बना के लिखो एंड फॉर्म्स, क्या बनाता है जब meiosis 2 हो जाता है, एंड फॉर्म्स, पहला बनाएगा मेच्योर ओवम और दूसरा बनाएगा सेकेंडरी पोलर बॉडी। एंड फॉर्म सबसे पहले मेच्योर ओवम और दूसरा सेकेंडरी पोलर बॉडी। समझ में आया, और दूसरा पॉइंट लिखो इफ नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इफ नो फर्टिलाइजेशन no meiosis to occur and it degenerate within 24 hour, it degenerate within 24 hour। विथिन 24 आवर मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये पूरी चीज डिजेनरेट हो जाएगी 24 आवर के अंदर। अब एक लास्ट इसका हेडिंग डालो, फेट ऑफ कॉर्पस लूशियम। ये कॉर्पस लूशियम का क्या होगा, फेट ऑफ कॉर्पस लूशियम। इफ नो फर्टिलाइजेशन, एरो बना के लिखो इफ नो फर्टिलाइजेशन, फिर उसके सामने एरो बना के लिखो नो कॉर्पस लूशियम डिजेनरेट, कॉर्पस लूशियम डिजेनरेट, और उसके सामने एरो बना के लिखो कन्वर्ट इनटू, ये कॉर्पस लूशियम क्या बन जाएगी, कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकेंस, CORPUS, कॉर्पस ALBICANS, एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। कॉर्पस एल्बिकेंस के ब्रैकेट में लिखो व्हाइट स्कार। ये क्या होता है, एक व्हाइट कलर का स्कार रहता है, क्या नहीं लिखा शिवांश, व्हाइट स्कार। ये कॉर्पस एल्बिकन क्या करता है, रुकना के लिखो कॉज हार्मोनल चेंजेस, कॉज हार्मोनल चेंजेस। कैसे हार्मोनल चेंजेस, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज या डिक्लाइन, दोनों कम होगा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों डिक्लाइन होगा। और इसके सामने एरो बना के लिखो एंड्रोमेट्रियम ब्रेक, ब्लड वेसल रप्चर और मेंसेस आ जाएंगे। हार्मोनल चेंजेस कैसे होंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिड्यूस या डिक्लाइन, और फिर लिखिए एंडोमेट्रियम ब्रेक, ब्लड वेसल रप्चर एंड मेंस्ट्रुएशन अकर। ब्रेक, ब्लड वेसल रप्चर, और ये दोनों का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन अकर, मेंसेस हो जाएंगे।
फर्स्ट यहाँ से अपनी कॉपी दो। अब ठीक है। भाई क्यों दो। अब भाई एक जनरल नॉलेज की चीज देख लो, इस पे क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है। मैंने बताया फीमेल्स में फॉलिकल्स मम्मी तो सब पूरे जो भी उनके ओवा है वो ओवोनिया कब तक बन जाते हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। नो मोर ओवोनिया आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ, ठीक है। बर्थ के बाद कोई भी ओवोनिया ऐड नहीं होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल गेट डीजेनरेट ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड। अब ये ओवोनिया जो है प्राइमरी फॉलिकल में है, ये प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे डीजेनरेट हो जाते हैं जब तक बच्ची बड़ी होती है, ठीक है। तो फॉलिकुलर डीजेनरेशन इज जेनेटिकली प्रोग्राम। अभी कितनी डीजेनरेट होंगी, कितनी डीजेनरेट होगी, ये डिपेंड करता है उनके जेनेटिकल प्रोग्राम पे, जैसा उनका जेनेटिकल बैकग्राउंड होगा। बर्थ बिफोर बर्थ लैक ऑफ फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन बोथ द ओवरी। बर्थ के पहले लैक्स ऑफ फॉलिकल प्रेजेंट रहते हैं फीमेल के दोनों ओवरी में, पर प्यूबर्टी में पहुंचते पहुंचते 60,000 to 80,000 फॉलिकल ही बचते हैं, ठीक है। और ऐसे ही ये फॉलिकल एक के बाद एक मेंसेस करते करते एट द एंड ये फॉलिकल्स एंड हो जाते हैं। इसीलिए फिर फीमेल क्या नहीं हो सकती, बट प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। चलो टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्या है, समरी है ये, इसकी फोटो लो। यहाँ पर देखिए आपको पता चलेगा कि कौन से स्टेज में अरेस्ट हो रहा है, किस फॉर्म में अरेस्ट हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही फ्लो चार्ट बनाकर अपने डेस्क के सामने लगा लेना। हो गया। अच्छा हम लोग टाइम कम हो, पर ऐसा अगर कुछ ज्यादा ही पढ़ लिया। हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं एंड गैमेटोजेनेसिस भी हो गया है ना। कि मेल का पूरा हो गया, फीमेल का पूरा हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन बचा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी, क्लीवेज ऑफ जाइगोट भी बचा हुआ है। एक तरीके से हमें रीड ही करना है, पर मैं उसके पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, ठीक है। रिवीजन करो तुम लोग।
चलो ये बताओ जल्दी से, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या बनता है? डेवलपमेंट ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या बनता है? कॉर्पस ग्राफियन फॉलिकल जो है क्या बनता है? आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, कॉर्पस। और अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तब, फर्टिलाइजेशन ना हो तो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर क्या बनता है? ये तो सही बोला। अरे लिखा है तो था अभी। कॉर्पस, तुमने जो नहीं लिखा था, कॉर्पस एल्बिकेंस। अब यहाँ पर आप डिफरेंस समझो, क्वेश्चन भी तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तो क्या होगा। देखिए आपने सही बोला, क्या नाम है, सुनाया पर यहाँ से तब भी गलत है क्योंकि आपने मेरा क्वेश्चन नहीं समझा। जैसे मैंने रिग्रेस वर्ड यूज किया, रिग्रेस, रिग्रेस मतलब हो रहा है कोई चीज जो नेगेटिव, जो डीजेनरेट हो रही है। ग्राफियन फॉलिकल से बनता तो कॉर्पस लूशियम ओव्यूलेशन के बाद, रिग्रेशन वर्ड आती है हमारा आंसर होगा कॉर्पस एल्बिकेन। अब यहाँ बच्चे कॉर्पस लूशियम करके आएंगे, तो आंसर क्या होगा? रिग्रेस होना मतलब कोई चीज अब डिस्ट्रक्टिव, खत्म होने वाली स्टेज में जा रही है। और अगर वो कहते हैं कि मेंटेन या ग्रोथ तो कॉर्पस लूशियम। मैमेलियन कॉर्पस लूशियम प्रोड्यूस, क्या बनाती है मैमेलियन कॉर्पस लूशियम? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। बाकी सब मेंस्ट्रुएशन के ज्यादा क्वेश्चन है, चलो पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन का ये पूरा चार्ट जल्दी से मेरे से समझ लो बस, पर लिखने का काम आप लोग घर पे करोगे क्योंकि रिवीजन तो करना ही है ना। चलो फर्टिलाइजेशन में क्या है, जर्नी ऑफ फर्टिलाइजेशन, कैसे कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। मैं रीड करूंगी, आप लोगों को ऐसे ही समझता रहेगा। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था ये स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis पढ़ लिया। स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे 2n से n हो रहा है, oogenesis कैसे 2n से, ठीक है। चाहो तो इसकी फोटो ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, यही पढ़ लिया तो पूरी थ्योरी हो जाएगी आपकी। इसकी फोटो लो, क्या नाम है कोई भी। देखो सिर्फ डिफरेंस क्या है, मेल में सब कुछ एट प्यूबर्टी स्टार्ट हो रहा है और फीमेल में वहां तक प्राइमरी साइड तक फीटल लाइफ, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी साइड तक चाइल्डहुड, फिर प्यूबर्टी पे हमारा सेकेंडरी साइड आया है ना। किस फेज में, कौन से फॉलिकल में? टर्शरी फॉलिकल में। चलो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्ट्रक्चर ऑफ oocyte भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो देख लो एक बार फिर भी भैया, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है, इसमें रहता है क्या क्या, सबसे बाद में कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर जेना प्रोजियोटा, फिर ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फर्स्ट पोलर बॉडी बन रही थी जो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, और ओवम का साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन आता है, ये सेकेंडरी oocyte के चार डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे कि कौन सा है सेकेंडरी oocyte का सही डायग्राम, इसकी भी फोटो ले लो। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये। ठीक है। अब ये बताओ हमारा जो टर्शरी फॉलिकल था उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था, मतलब कैसे समझेंगे टर्शरी फॉलिकल है, किसकी प्रेजेंस बताएगी? एंट्रम, है ना, किसकी प्रेजेंस बताएगी? और सेकेंडरी फॉलिकल में थीका कैसे डिफरेंशिएटेड रहता है इनटू इंटरना एंड, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन कह रही है, क्वेश्चन समझना पहले, क्वेश्चन ही नहीं समझना होता। चलो अब देखिए एक्रोसोम याद है,
स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। देखिए हाइड्रोलाइटिक एंड डाइजेस्टिव एंजाइम ये फर्टिलाइजेशन में स्पर्म को ओवा के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहे थे। ठीक है, रिलीज ऑफ दिस एंजाइम, जब ये एंजाइम रिलीज होता है तो हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। ठीक है, एक्रोसोम के अंदर के जो एंजाइम है जब वो रिलीज होते हैं तो उसको कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। अब स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis हमने पढ़ चुका, स्पर्म बनना ओवा बनना ये पूरा हमारा हो चुका है। अब आते हैं इसको भी छोड़ो, ये भी नहीं पढ़ने का कोई मतलब है। यहां से आते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब क्या हो रहा है फर्टिलाइजेशन में? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने को क्या कहते हैं? टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होगा? न्यू लाइफ, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफस्प्रिंग रिसीव 50% ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ईच पेरेंट। 50% मदर से 50% फादर से इनको जेनेटिक मटेरियल मिलता है ऑफस्प्रिंग को। Hence offspring resemble their parent, इसीलिए वो अपने माँ बाप के जैसे दिखते हैं। फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब कहीं पर मिलेगा तभी होगा क्या? कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट किस रीजन में मिलता है ना? तो फर्टिलाइजेशन के लिए इन दोनों गैमेट को कहीं तो मिलना पड़ेगा। ठीक है, Hence fertilization can be divided into 3 event। अब इनके मिलने तक की जर्नी को 3 इवेंट में इन्हें डिवाइड कर दिया। जर्नी ऑफ ओवम, ओवम का फॉलिकल में प्रीमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से ग्राफियन, देन ओव्यूलेशन, ये जर्नी ऑफ ओवम। स्पर्म की फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल से रेटिटेस्टिस से वास डिफरेंस से करके पूरा ये पूरी होगी जर्नी ऑफ स्पर्म, देन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, चलिए अब सेकेंडरी oocyte रिलीज फ्रॉम द ओवरीज कैरी अवे टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी oocyte के स्टेज पे ही रिलीज होता है ना ग्राफियन फॉलिकल से, कि प्राइमरी oocyte रिलीज होता है? सेकेंडरी ना। और ये सेकेंडरी कौन सी स्टेज में बना है? कौन से फॉलिकल में? टर्शियरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte बना है। कैसे बना ये प्राइमरी से सेकेंडरी? दीपक का भेजा खराब हो रहा है। प्राइमरी से सेकेंडरी कैसे बना? मियोसिस 2 से। ठीक है, चलिए जिसका ज्यादा हो रहा है वो कुछ नहीं हो रहा तो फिर आंसर तो जल्दी जल्दी। सेकेंडरी oocyte इज कैरीड आउट बाय फिंगर लाइक एंड ऑफ द फैलोपियन ट्यूब फिमरी। मैंने बताया था फैलोपियन ट्यूब की जो फिमरी है वो सेकेंडरी oocyte को कैच करेगी जब ओव्यूलेशन होगा। Once inside the fallopian tube, the secondary oocyte is transferred toward the uterus by the, अब बताओ सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? क्या करता है? फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट है या किस तरह से वो एक एंड से फैलोपियन ट्यूब के ओवा वाले साइड से यूट्रस वाले साइड तक जाता है? कौन सी बेल्ट पढ़ाई थी मैंने? कर उसी बेल्ट से सूत्र कन्वेरी बेल्ट, मतलब वहां जो सेल्स हैं और जो सीलिया है वो फ्लूइड का ल्यूब्रिकेशन वो कर रहा था ना, फ्लूइड मूवमेंट और फैलोपियन ट्यूब की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल जो करा रही थी, इसके थ्रू ओवा एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है। ठीक है, जिसे हमने कल पढ़ चुका है, मैं रिवाइज करा रही हूँ। विद द हेल्प ऑफ सीलिया सेकेंडरी oocyte मूव्स ओवर टू रीच द एम्प्यूलर रीजन, है ना? एम्प्यूलर रीजन तक, फिम्बरी से एम्प्यूलर तक सीलिया की हेल्प से आ रहा है हमारा सेकेंडरी oocyte। ठीक है, एट एम्प्यूलर रीजन द सेकेंडरी oocyte अवेट्स स्पर्म्स ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ एम्प्यूलर रीजन पे आकर ये स्पर्म का वेट करेगी। कौन वेट कर रहा है? सेकेंडरी oocyte। समझ में आया यहाँ तक? अब देखिएगा, देन अगर फर्टिलाइजेशन होने के लिए कॉपुलेशन जरूरी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूरी है। ठीक है, तो अब एम्प्यूलरी रीजन में ओवा आ गया है और फिर कॉपुलेशन होगा तो मेल गैमेट फीमेल के बॉडी के अंदर आएगा। ठीक है, इट कंप्लीट्स इन 4 स्टेज। अब मेल गैमेट फीमेल की बॉडी तक आए इसके लिए पहले इसको 4 स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है। इरेक्शन, स्टिमुलेशन, इजैक्यूलेशन एंड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब
फीमेल गैमेट, मेल गैमेट का फीमेल बॉडी के अंदर इंसर्शन। ठीक है, चलो ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब जर्नी ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म इंसेमिनेट होकर फीमेल बॉडी में आ गया है। अब क्या होगा, दीज मोटाइल स्पर्म। अब स्पर्म कैसे होगा है, मोटाइल। अपनी बॉडी में तो खुद से मूव नहीं कर रहे थे, फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहे थे, पर फीमेल बॉडी में मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली इनसाइड द वेजाइना। वेजाइना में स्पर्म रैपिडली स्विम करके रीच करेंगे। सम ऑफ दीज स्पर्म डाइज ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना। मैंने बताया था वेजाइना का एनवायरनमेंट कैसा रहता है, एसिडिक। किस लिए, ताकि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बैक्टीरिया जो वेजाइना है वो प्रोटेक्ट हो सके। अब कौन था जो ये एनवायरनमेंट बना रहा था, एसिडिक एनवायरनमेंट, कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस। बिल्कुल भी रिवीजन मत करना, पढ़ के सब भूल जाना, ये हमारा मोटो है। लैक्टोबैसिलस जो है फीमेल के वेजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट बना रहा था। अब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आए पर आधे यहीं पर चले गए क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में ये डाई हुआ है। बट अदर सर्वाइव, कुछ बचे बाय प्रोटेक्टिव एलिमेंट प्रोवाइड इन द फ्लूइड ऑफ द सीमेन। जो बचे वो कैसे बच पाए, सीमेन में प्रोटेक्टिव एलिमेंट रहता है जो इन स्पर्म्स को बचा लेता है। तो कुछ वहीं पर डाई करते हैं और बाकी सर्वाइव करते हैं। द स्पर्म पास थ्रू द सर्विक्स। और वेजाइना से कहां पहुंचेगा स्पर्म, सर्विक्स में, एंड एंटर सर्वाइकल कैनाल टुवर्ड्स द यूट्रस। वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, एंड देन टू द फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इनसाइड द यूट्रस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एसिड द जर्नी ऑफ द स्पर्म फर्दर। अब जब ये यूट्रस में पहुंच जाते हैं तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन जो है इनको फर्दर डायरेक्शन दिखाता है कि हाँ भाई कहाँ जाना है। ठीक है, the mucus inside the uterus causes sperm to die and this further reduce the number of cell। पहला डेथ कहाँ पर हुई, एसिड एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना में। फिर जो बचे वो यहाँ पर आकर स्पर्म्स, यूट्रस का जो म्यूकस था वहां फाइगोसाइटिक सेल्स रहती हैं, यहाँ पर आधे से ज्यादा और क्या हुआ है, डाई कर गए। बिफोर रीचिंग द फेलोपियन ट्यूब स्पर्म अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन नोन एज कैपेसिटेशन। हमने पढ़ा था मेल के गैमेट का फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन कराने के लिए जो चेंजेस जरूरी है उसको कहते हैं कैपेसिटेशन। वो कौन से चेंजेस होते हैं आप तो पढ़ चुके हैं, है ना। कैपेसिटेशन रिफर्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्म व्हिच इंक्रीज इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट द फर्टिलाइज्ड ओवम। कैपेसिटेशन इसलिए जरूरी है ताकि ये स्पर्म की एबिलिटी, मतलब उसको ओवा को जो पेनिट्रेट करना है ये सही से हो पाए, अच्छे से हो पाए, इसकी एबिलिटी को बढ़ा देता है। कौन सा प्रोसेस, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन के टाइम क्या होता है, मीडियम इनसाइड द यूट्रस गिव्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म हैड टू एक्सपोज एक्रोसोम। क्या होता है, यूट्रस के अंदर की जो मीडियम है, जो वहां पर म्यूकस प्रेजेंट है, ये स्पर्म का जो मेम्ब्रेन है उसको वेयर ऑफ कर देते हैं और एक्रोसोम को एक्सपोज कर देते हैं। स्पर्म के ऊपर हमने बताया था ना मेम्ब्रेन रहती है, उसको टीयर करके एक्रोसोम क्या आ गया, एक्सपोज हो गया। ठीक है, द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन द इज एक्सपोर्ट। अब जो एक्रोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, हमने पढ़ा था ना, ये ओवम को पेनिट्रेट कर देंगे, ये उसको ब्रेक करके ओवम के अंदर चला जाएगा स्पर्म। समझ में आया। कैपेसिटेशन क्यों जरूरी है, ताकि जो एक्रोसोम का एंजाइम है ये ओवा को अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिन जिन स्पर्म्स में कैपेसिटेशन प्रॉपर्ली होता है वो ही पेनिट्रेट कर सकते हैं ओवा को। देखो यहाँ पर इन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कैपेसिटेशन के बाद ये वेयर ऑफ हो गई और एक्रोसोम क्या हो गया, फ्रंट पे आ गया। एक्रोसोम अपना एक्शन कर सकता है। चलिए अब फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फ्रॉम द यूट्रस फ्यू स्पर्म्स मूव टुवर्ड द लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब व्हाइल फ्यू मूव टुवर्ड द राइट फेलोपियन ट्यूब। अब भाई ओवा तो एक बार में एक ही फेलोपियन ट्यूब में आएगा, एक साइकिल में लेफ्ट ओवरी से रिलीज हो रहा है, एक से राइट में, फिर लेफ्ट से फिर राइट में। तो आधे स्पर्म्स क्या हुआ, गलत डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। ओवा अब या तो राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, तो जहां होगा वहां के स्पर्म्स अब उनमें से ही कोई फर्टिलाइजेशन करेगा। Among million of sperms, only few hundreds of them are able to reach the fallopian tube। हजारों मिलियंस में से सिर्फ कुछ 100 ही बचते हैं जो फेलोपियन ट्यूब तक आते हैं। किस वजह से, एसिडिक एनवायरनमेंट एंड म्यूकस इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ वेजाइना एंड म्यूकस ऑफ यूट्रस जो है स्पर्म्स को किल कर देती है। अब जो बचे कुचे हैं वो फेलोपियन ट्यूब में आए,
The sperm further swim across and reach the ampulla region. अब sperm पहुंचा ampulla region में, जहां पर कौन रहेगा? ovum, where they get chance to fertilize the ovum. तो journey of sperm समझ में आई? बस इतना ही था. जल्दी से इसको रिवाइज करेंगे. सबसे पहले क्या हुआ? कान और आंख खोल के सुनना है और आपको भी बोलना है साथ में, ताकि आपको याद रहे. ठीक है. सबसे पहला हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल माना प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, यहां तक क्या है? प्राइमरी oocyte. अब टर्शियरी फॉलिकल में मियोसिस 2 कंप्लीट होगा, मियोसिस 1 कंप्लीट होगा और प्राइमरी oocyte बन जाएगा सेकेंडरी oocyte. और ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 जो है इसकी मेटाफेज 2 में आकर अरेस्ट हो गया. अब इसका फर्दर मियोसिस 2 तब कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो डिजेनरेट हो जाएगा. ठीक है. अब ओवा ग्राफियन फॉलिकल से मैच्योर ओवा रिलीज हुआ और आकर पहुंच गया एम्पुलर रीजन में. एम्पुलर रीजन तक कैसे आया? फैलोपियन ट्यूब की सीलियाज ने और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ने एंड कॉन्व्यूरी बेल्ट ने इसको मूव करने में हेल्प की. अभी एम्पुलर पे आ गया. अब मेल्स में क्या होगा? सबसे पहले इंसेमिनेशन जब हो जाएगा, जब मेल जो है अपना गैमेट फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज कर देंगे, तो सबसे पहले मिलियंस ऑफ स्पर्म्स कहाँ पहुंचेंगे? वेजाइना में. पर मिलियंस में से बहुत सारे डाई हो जाएंगे वेजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से. अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट इसलिए है ताकि वेजाइना को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जा सके, जो कराता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. ठीक है. अब इसी बैक्टीरिया के एसिडिक इफेक्ट की वजह से बहुत सारे स्पर्म्स यहाँ पर डाई हो गए. अब जो बचे वो सर्विक्स तक पहुंचे, सर्विक्स से यूट्रस तक पहुंचे. अब बाकी के जो हैं वहां के म्यूकस में फेगोसाइटिक इफेक्ट से यूट्रस में किल हो गए. अब यहाँ पर जो यूट्रस की म्यूकस है, इसने जो स्पर्म है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या किया? डिग्रेड किया और एक्सोप्रोसोम को एक्सपोज किया. एक्रोसोम में रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि एग को, ओवा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगा, जो कि अब एक्सपोज हो गया है. अब यूट्रस से आधे स्पर्म जाएंगे लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब में, आधे जाएंगे राइट फैलोपियन ट्यूब में. अब इन दोनों में से जिस भी एम्प्यूला में, जिस भी फैलोपियन ट्यूब में ओवा प्रेजेंट रहेगा, वो पहुंचे सही डेस्टिनेशन पे. अब कितने बचे? मिलियंस में से कुछ 100 ही बचे. अब इनमें से जो ओवा को पेनिट्रेट कर पाएगा वो कराएगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होते ही हमारा मियोसिस 2 का मेटाफेज 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. और बनेगी सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड मैच्योर ओवम. पूरी साइकिल समझ में आई? बस इतना ही याद रखना है, इतना याद रख लो तो, है ना. ज्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ना है, बस ये ही आपको याद होना चाहिए. अब जब आप लोग नोट्स बनाओगे ये कर सकते हो कि जो मैंने लास्ट में समरी बताई है, तो देखिए इसमें है ही, इसका बस फ्लो चार्ट बना लो. हमें बहुत नहीं लिखना है, सिर्फ फ्लो चार्ट करके ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है. ओके. चलो भाई, ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन पार्ट 1. क्या टाइम हो रहा है? 56. देख लें बस इसमें क्या है, कल पढ़ाएंगे. चलिए ठीक है. अब हम ये हमारा फर्टिलाइजेशन का पार्ट 2 कहाँ रखते, देख लूं क्या बचा है. हमारा ये पूरा हो गया. इंट्रो हो गया, मेल पार्ट 1 2 3 हो गया, फीमेल पार्ट 1 2 3 हो गया, गैमेटोजेनेसिस हो गया, फर्टिलाइजेशन पार्ट 1 हो गया. फर्टिलाइजेशन का पार्ट 2 क्लीवेज ऑफ जाइगोट एंड कोशिश करूंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी तो बची है, मतलब 1 या 2 क्लास होगा तब भी. चलिए, कल मेरी क्लास शायद अर्ली 1 बजे से है. ठीक है. कल मेरी क्लास 1 बजे से, तो सब लोग थोड़ा फ्रेश रहेंगे. होगा तो पूरा कंप्लीट करा देंगे, नहीं होगा तो फिर परसों.
आज कौन सी तारीख है? आज ट्यूसडे है ना। मैं चाहती कि इस वीक में एक चैप्टर और करा